वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज़ मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया। बम धमाका हुआ जिसमें 9 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए, 25 के करीब लोग हुए। हम ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं और जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनके लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ भी करेंगे। और हम पर उम्मीद भी हैं कि जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरिमान हैं इस वाक़े के, वो जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचेंगे। प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हलफी केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म मायद कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। राना शमीम ने अदालत से फर्द जुर्म से कबल इंक्वायरी कराने की दरखास्त की, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि आपको मालूम है कि चार्ट फ्रेम का मतलब ही यह है कि आपको मौका मिलेगा। आपका इल्ज़ाम इस कोर्ट से मुतालिक है। सवाल यह है कि क्या बयान हलफी केस में राना शमीम को सज़ा हो सकती है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवाए में ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा क्या लगता है कि जो ये केस है इसमें राना शमीम को सज़ा हो पाएगी? सबसे पहले मैं लाहौर के बारे में बात करूँगा कि लाहौर में जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पर एक बड़ा सिग्नल है हमारे लिए कि दहशतगर्द दोबारा सरगर्म हो गए। लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद में पुलिस वालों पर अटैक हुआ, कोयटा के धमाके, आपके कराची में कई पुलिस मुकाबले हुए जिसमें लोग मारे गए, असला बरामद हुआ, और इसी तरह मुख्तलिफ इलाक़ों में। तो लगता ये है कि एक्टिवेशन का बटन ऑन कर दिया गया है और अब इस बारे में हमें बहुत संजीदगी से देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए, कहाँ का हमें अटैक करना चाहिए, हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना चाहिए। अब आते हैं राना शमीम की तरफ। राना शमीम का फैसला अदालत करेगी। फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। फ़र्द जुर्म के बाद अब राना शमीम साहब जो चाहते हैं बोलना वो बोल सकते हैं, वो बयान दे सकते हैं, वो दरख्वास्त कर सकते हैं किसी को तलब करने की क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। और फिर ज़ाहिर है उमूमी तौर पर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अदालत का जहन ये है कि इस बेंच को, जिसमें 3 जज थे, कंप्रोमाइज़ करार दिया गया है और ये करार दिया गया है कि तीनों जज जो थे वो किसी ने बिठाए थे लाकर बेंच में, और इस पर पूरा एतराज़ बन रहा है कि ये कैसे कह दिया आपने, पहले साबित करें, क्योंकि उसमें एक जज छुट्टी पर गए हुए थे। इम्पॉर्टेंट बात ये है, छुट्टी पर गए हुए थे। अब राना शमीम साहब ने क्यों किया ऐसा? मेरा ख्याल में उनका कोई कैरियर भी ऐसा ज़बरदस्त नहीं है जिसे हम कहें मज़ाहमती जज थे। वो मज़ाहमत का दुरा पटेल की तरह, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम की तरह, शौकत सिद्दीकी की तरह, ईसा साहब की तरह, वो ऐसे नहीं। उनका किरदार ऐसा हमें कभी नज़र नहीं आया। तो अपनी बीवी के कहने पर उन्होंने बयान हल्फी बतौर वसीयत, बतौर तारीख़ जमा कराया। हमेशा में ये बात अभी तक नहीं आई। ज़ाहिर है वो बताएंगे कि क्या मजबूरियाँ थी, तो वो हम देखेंगे। लेकिन फ़ैसला जो है वो अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूट करेंगे। उनके वकील सफ़ाई लतीफ़ आफरीदी साहब बहुत पुराने आदमी हैं, आते हैं, कभी कोर्ट नहीं आते। उनका एक मसला ये है, पेशावर से आते हैं तो देर हो जाती है उनको। फिर कोर्ट के मामनीन हैं जिन्होंने एक राय होकर कहा कि सहाफ़ियों का इसमें फ़िलहाल कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा, वो मैसेंजर हैं, वो पैगाम लाए, पैगाम लगा दिया। और मेरा ख़्याल है मजमूई तौर पर इस सब की ये बात दुरुस्त है कि ये ख़बर जो थी ये उस तमाम पैमानों पर पूरा उतरती थी जो एक न्यूज़ एडिटर को, रिपोर्टर को देखने चाहिए फ़ाइल करने से पहले। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। वो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे आज ही टांग दें आप, मुझे आज ही कर दिया। मुझे कह रहे हैं कि मुझे कुछ का एतराफ़ है, कुछ का एतराफ़ नहीं है। तो अभी एक अजीब सूरत हाल है। जब वो बयान शुरू होंगे तो तब बात सामने आएगी, लेकिन अल्टीमेट फैसला उस कोर्ट को करना है जिसकी बड़ी वैल्यू है। अब पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अपना किरदार है, अपना एक मिजाज है, और दो टोक बात करने की आदी है वो कोर्ट, कोई लगी लिपटी रखती नहीं है। तो यकीनी तौर पर इसमें कोई एक मिसाल कायम होगी और नज़ीर कायम होगी आने वाले फैसलों में 2 चीज़ों की। एक तो ये इस तरह के बयानात जो सिटिंग जज है उसके बारे में, अच्छा साबिक जज के बारे में कोई मसला नहीं है, साकिब निसार के बारे में जो चाहें गए आप, कोई मसला नहीं है। और रिपोर्टिंग के बारे में 2 नज़ीरें कायम होंगी कि किस तरह ये हो सकता है आगे चलकर और उसको फॉलो किया जाएगा।
ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में अदालत इस मामले में कैसी मिसाल कायम कर सकेगी? देखिए अभी तक तो अदालत सीरियस है, लेकिन मेरा जो 2-3 एतराज़ है वो ये है कि बिल्कुल उन्होंने एक गलत किया और जिस मौके पे किया वो भी हमें पता है, किसको फेवर करने के लिए वो भी किया गया, किसने प्लान किया वो भी जनरली सबको मालूम है और इसके मकसद क्या थे वो भी मालूम है कि बेल होने वाली थी, केस की डेट थी। उसके बाद इस मौके पे जबकि बिल्कुल वो केस की हेयरिंग हो रही थी उस वक्त ये इशू किया गया। उसके बाद जज के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया गया जो कि इसके मेंबर थे ताकि वो बैकफुट पे हों, वो डिसीजन प्रॉपर इसकी फेवर में कर सकें, वो भी क्लियर है। इसमें 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। नंबर 1 कि वो ये देखें कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, कौन इसके पीछे था, किसने ये सारा कुछ प्लान किया और क्यों किया, ये भी कोर्ट की जिम्मेदारी है ताकि जिन्होंने अबेटमेंट किया है, जिन्होंने इनको तैयार फ्रंट पे लेकर आए हैं वो कौन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो जर्नलिस्ट जिन्होंने ये इशू किया बिल्कुल के एक एफिडेविट था, क्या उन्होंने सोचा कि इससे अदलिया के ऊपर क्या नुकसान होगा, केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ओवरऑल केस को क्या होगा, ये भी सारी देखने की बात है। मेरे ख्याल में ये जब अब केस चलेगा तो उन्होंने इनको एक्सक्यूज तो किया है फर्दर जुर्म, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर केस के दौरान में ये कहीं मालूम होता है कि इसमें जर्नलिस्ट की इंटेंशन इन्वॉल्व है, बाय डिज़ाइन वो इन्वॉल्व है, तो दे विल बी अगेन इंडेक्टेड, ये भी उन्होंने कहा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि ये जो पॉलिटिशियंस अब किसी को मोहरा बना के इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनसे अपने मसातिल हल करते हैं, फिर पीछे छुप भी जाते हैं। साकिब निसार की टेप भी इसी तरह जब निकाली, इशू हुई, ऑडियो आई, वो भी उस मौके पे क्यों गई ये भी सोचने की बात है। ये बहुत क्वेश्चन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये हल करने पड़ेंगे और अब डिसीजन में क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, कैसे ये केस हुआ और उसके बाद आपकी आई थिंक ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस है। अपनी साख बरकरार रखते हुए उनको इसमें बहुत अच्छे और अच्छी एहसन तरीके से प्रोसिक्यूशन के साथ सोच के डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब इंडिक्टमेंट होती है इसका मतलब है प्रोसिक्यूशन सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है राना शमीम के खिलाफ इस केस को चलाने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन द फ्यूचर। ठीक हो गया। ज़ुनैरा, अगर तो राना शमीम को सज़ा हो जाती है तो क्या मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान होगा? देखिए, राना शमीम को सज़ा होना मेरे ख्याल में एक बहुत छोटा सा नुक्ता है इस सारे बहुत बड़े कॉन्ड्रम में। प्रॉब्लम उससे बड़ा है, उसको हमारी कोर्ट और हमारे जजेस एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं वो मेरे ख्याल है वो बेहतर उसको सोच रहे होंगे, बिकॉज़ उनके जहन में एक वाइडर एंगल है और सारी चीज़ें उनके सामने हैं। मैं और आप शायद सिर्फ समझते हो किसी एक शख्स को सज़ा हो जाने से जस्टिस डिलीवर हो जाता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज देयर इज़ अ होल नेक्सस इन्वॉल्व। इसमें बहुत सारे मोटिव्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी इनिशिएशंस और बैकग्राउंड है इस चीज़ की। बात यह कि आप आहिस्ता आहिस्ता देखें तो पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन किया जा रहा है। आप जुडिशरी की बात करें तो आज नहीं, वो कब से हॉस्टेज है पॉलिटिकल लोगों के हाथों में। पाकिस्तान आर्मी को देखें तो उसके ऊपर जिस तरह के अटैक्स हुए हैं, जिस तरीके की बातें हुई हैं वो आपके सामने है। पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट को जिस तरह रबर स्टैंप बना दिया गया है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया है वो आपके सामने है। जब ये तीन चीज़ें, आपका डिफेंस, आपकी पार्लियामेंट जो कि डेमोक्रेसी इंश्योर करती है और आपकी जुडिशरी जो कि सोशल ऑर्डर को अश्योर करती है, जब ये कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएं तो फिर आपके ख्याल में ये जो अटैक्स होना शुरू हुए हैं ये कामयाब नहीं होंगे, ये 100% कामयाब होंगे। सो इस वक्त इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी का मामला है, उन्होंने अपने आप को प्रिवेल रखना है, रेलेवेंट रखना है और उस मकाम पे रखना है जिस मकाम पे वो हैं, असल में उन्हें होना चाहिए। सब जानते हैं कि राना शमीम एकदम से कहाँ से स्केलेटन आउट ऑफ द कबर्ड कहाँ से आया। फिर उनकी मरहूम बीवी जो हैं, माफ़ कीजिएगा, उनकी जो भी ख्वाहिशात थीं वो क्या सिर्फ ये ख्वाहिश इतनी इम्पोर्टेंट थी और वो क्यों थी? टू मैनी क्वेश्चंस। उसके बाद हमारे मुल्क में ये कब से हो रहा है और कब तक होता रहेगा
कि कोई तो सज़ा मुअत्तली के बाद बाहर फिर रहा है और ओपनली चैलेंज कर रहा है स्टेट की रिट को, इंस्टीट्यूशंस को, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और कहाँ एक शख्स 90 साल से बेचारा एक बूढ़ा शख्स जेल में बैठा हुआ और उसके ऊपर आज तक केस ही प्रूव नहीं हो सका। दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर। इसको चेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये राना शमीम का जो केस है, इट डेट्स बैक टू द टाइम जब सुप्रीम कोर्ट पे हमले होते रहे और सज़ा कितनी देनी है वो बताया जा रहा था टेलीफोन पे। तो मेरे ख्याल है बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है अदलिया, क्योंकि उन्हें भी अपनी इज्जत का एहसास है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इवेंचुअली क्या होता है वही डिसाइड करेगा सब कुछ। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में साबिक चीफ जज जो हैं वो किसी मुश्किल में फंस गए हैं? देखिए, वो तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में फंसे हैं, क्योंकि आज उनके ऊपर ही फर्द जुर्म आयद हुआ है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इस केस का फैसला ज़रूर होना चाहिए। फैसला होने से सिर्फ फैसला ही नहीं होना चाहिए, इसके जो ताने बाने जितनी कड़ियाँ हैं उनको भी मिलना चाहिए कि ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई। आज आपने देखा कि वो लंदन के सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब ने भी रिवील किया है कि गिथरी ने जो है ऑडियो लीक उनकी हुई है, उसमें वो क्लियर कट कह रहे हैं कि ये तमाम मामला नवाज शरीफ के मार्बल आर्च वाले दफ्तर में हुए थे। तो मेरे ख्याल से अदालत को किसी नुमाइंदे को लंदन भी भेजना चाहिए जो वहाँ जाके प्रोब करे कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है अतर मिनल्ला, उनका यही कहना है कि इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी इस किस्म की थी कि 2 दिन के बाद मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का केस लगना था जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में। 2 दिन पहले ये एकदम से जो है कागज़ लीक होता है। अच्छा, जब वो कहते हैं राना शमीम के मैंने वहाँ पे सील बंद लिफाफे में करके इसको लॉकर में रख दिया था, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि अगर उन्होंने लॉकर में रख दिया था तो यूके में लॉकर से कोई चीज़ गायब नहीं हो सकती, ये बात तो तय है। इसका मतलब है कि वो जो गिथरी कह रहा है कि ये नवाज शरीफ के ऑफिस में सिग्नेचर्स हुए थे, वहीं पे किसी ने लीक की और ये सारा प्री प्लान्ड था कि किस तरह उनसे लिखवाया जाएगा अपने ऑफिस में उस डॉक्यूमेंट को लेके और किस तरह उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, किन मखसूस लोगों को फॉरवर्ड करना है, क्या उसकी टाइमिंग होगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी प्रोब होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो कि ये साजिश शुरू कहाँ से हुई थी। और ये छोटी साजिश नहीं है, आप इतनी बड़ी अदलिया के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो अदलिया इस मुल्क में बेहतरीन फ़ैसले कर रही है, आवाम को बेहतरीन रिलीफ दे रही है, वो डायरेक्ट आप जजेस को उसमें इन्वॉल्व करके तो दूसरे जजेस के ऊपर जो सिटिंग जज है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। जब बड़े सियासतदान या बड़े लेवल के जो अखबार नवीस इस किस्म की हरकत करेंगे तो आम आवाम में उसका क्या तासुर जाएगा, वहाँ से फिर जो भी फैसले होंगे वो मशकूक फैसले होंगे। इसलिए मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस अतर मिल्लाना ने बहुत अच्छा किया कि इसमें सो मोटो एक्शन लिया। आज उन्होंने फर्द जुर्म राना शमीम पे आयद कर दी है, उसके बाद उनको पूरा मौका मिलेगा डिफेंस का कि वो आएँ और तमाम चीज़ें जो एम्बिगिटीज़ हैं उनको दूर करें, बताएं कि आपने क्यों लिखा था। अगर आपने सील करके उसको लिख दिया था, अगर वो 10 साल बाद उसमें से बाहर निकाला जाता आपकी वसीयत के बाद, तो उसका क्या फ़ायदा होता। फ़ायदा तो इस वक्त उसको शाया करने से जो है वो मिला है और बदनामी हमारी कोर्ट्स को मिली। तो मेरे ख्याल से इस जो तमाम मामले का जो है ना वो सारे जो इसके ताने बाने वो सामने आने चाहिए। सही। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतासर होगी? नहीं, मैं नहीं समझता मुस्लिम लीग नून मुतासर होगी। यहाँ जज अरशद मलिक की वीडियो आई है, उससे क्या, उस पर क्या एक्शन हुआ है? उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट आया है, उसने कहा मैं कॉम्प्रोमाइज था, उस पर क्या कोई एक्शन हो गया है? कोई जीआईटी बना दी है? एक बात आई है, राना शमीम का तो एक केस है, उससे पहले भी बहुत सी बातें सामने आ गई हैं और आज राना शमीम साहब ने अदालत से फरियाद की कि मेरे इस एफिडेविट पे इंक्वायरी करा लें और जो मैंने जिस पर इल्जाम लगाया है उसका काउंटर एफिडेविट ले लें, वो भी हल्फिया बयान पे कह दे कि मैंने झूठ कहा है, तो उसके बाद फर्द जुर्म आयद कर लें। मेरे नज़दीक तो वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक था कि आप जब आप किसी एफिडेविट पर सजा देना चाहते हैं तो आप उस एफिडेविट को पहले झूठा साबित करने के लिए उसकी कोई इंक्वायरी तो कराएंगे ना, उसमें उसके ऊपर जिसके ऊपर इल्जाम है उसको भी तो बुलाकर सुनेंगे। ये तो नहीं हो सकता राना शमीम को सजा दे दें और साकिब निसार को मुकद्दस गाय करार दे के कहें कि उन्हें अदालत तलब नहीं कर सकती है, वो अदालत में नहीं आएंगे, वो एफिडेविट नहीं देंगे। यहाँ तो जज अरशद मलिक की आपने उसको हाई कोर्ट ने उसको निकाला नौकरी से कि उसका कॉन्डक्ट ठीक नहीं था, उसकी वीडियोस थी, लेकिन आप कहते हैं उसका फैसला कायम रहेगा, उसके फैसले पर सजा कायम रहेगी। वैसे वो एक बुरा जज था, उसे डिसिप्लिनरी कार्रवाई के तहत हमने हाई कोर्ट वालों ने उसे सैक कर दिया, मुअत्तल कर दिया।
तो लिहाजा इस मुल्क में वजीर आजम को फांसी भी लगाई गई है, इस मुल्क में अदलिया ने आइन में तरमीम करने का इख्तियार भी आमरों को दिया है। बड़ी शानदार तारीख है इस मुल्क में अदलिया की, ये फैसला भी उसी तारीख में एक और बाब का इजाफा करेगा। नसीम सिद्दीकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहता कि बात यही कि हमारे तजज़ियाकार जो है ना सवाल को ड्रैग करके दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर देते। मुझे बताएं, अरशद में जो मलिक वाली जो बात है वो वीडियो किसने रिलीज़ की थी? मुस्लिम लीग का कारकुन उसमें मौजूद था। क्या मुस्लिम लीग उसको कोर्ट में लेके गई? जब कोर्ट में नहीं लेके गई तो फैसला कहाँ से आना था? फिर कहते हैं जी उसको इस गलत फैसलों की वजह से वो हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। किसी गलत फैसले की वजह से नहीं किया, उसका मिसकंडक्ट ये था कि उसने एक मुजरिम को सज़ा दी और उसको मिलने जाती उम्र गया था। इस बात पे तो बातों के लोगों को जो है ना वो मिसगाइड खुदा के वास्ते ना किया करें, जो हकीकत है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? ब्रिगेडियर साहब का कमेंट ले लूं फिर आपकी जाने। मुजम्मिल साहब, ब्रिगेडियर साहब का कमेंट ले लूं फिर आपके पास आ जाती हूँ। देखें, बात यह है कि शाइस्ता, बात यह है कि इसमें यह देखना है कि इसके पीछे किसने इंस्टिगेट किया है। नंबर 2, राना शमीम को इस वक्त चाहिए कि अदालत में आके अपने को बचाने के लिए एग्जैक्ट बताएं कौन इसके पीछे। वो जो एक बड़ा मशहूर शेर है, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ये अब इनको करना चाहिए। ठीक है, मुजम्मिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें, अगर राना शमीम के एफिडेविट पर सू मोटिव ले सकते हैं तो अरशद मलिक की वीडियो पे क्यों नहीं ले सकते? उस पे सू मोटिव लेने में की क्या रुकावट है? ले ले उस पे भी, और उसको भी उसको भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। या आप पिक एंड चूज क्यों है कि इस वाले पे लेंगे, इस वाले पे नहीं लेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे? तो मैंने तो पहले भी कहा है कि टारगेटेड एहतसाब कभी भी इंसाफ के तकाजों पर पूरा नहीं उतर सकता। टारगेटेड एहतसाब इंतकाम की बदतरीन शक्ल है, और आवाम की अदालत में जब भी टारगेटेड एहतसाब किया है वो मुस्तरद हुआ है, चाहे भुट्टो की फांसी हो, चाहे मुशर्रफ का मार्शल्ला हो, चाहे जाओ लग के कोड़े हो, किसी को भी अवाम ने कामयाब नहीं होने दिया। ठीक हो गया। एनबीसी, ये जो सहाफ़ियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम ना होना है, इसका क्या मतलब है आपके नज़दीक? देखिए, इसका मतलब ये है कि अभी तक अदालत इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि इसमें सहाफ़ियों का कोई कसूर है, और अटॉर्नी जनरल से लेकर तमाम मावनीन तक, जितने मावनीन हैं फैसल सिद्दीकी तक, वो ये कहते हैं सहाफ़ियों को अभी आप कुछ ना करें, ना टच करें, ना फ़र्द जुर्म आयद करें, उनका कोई किरदार नहीं है, वो मैसेंजर हैं। अब हमारे खुद सहाफ़ी दोस्त अगर वादा गवाह बनना चाहते हैं तो अदालत चले जाएं, जाके वहाँ दलील पेश कर दें कि कोड़े मारो इन सहाफ़ियों को, पहले पढ़ चुके हैं कोड़े सहाफ़ियों को, कोई नई बात नहीं होगी, और कोड़े मार दो यार। मैं आज सुन रहा था गुफ्तगू पूरी है और मुझे हंसी आ रही थी कि लगता ये कि ये वही यही वाक़या अदलिया की आज़ादी पे असरअंदाज होगा, यही वाक़या अदलिया को मुतासिर करेगा। अरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से शुरू करो, जस्टिस मुनीर से शुरू करो। अदलिया का किरदार काबिल रश्क नहीं रहा। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से आ जाइए, बात करें कि मुशर्रफ को कहता है जितना चाहो आयत में तरमीम कर दो, ज़िया-उल-हक की तरफ आ जाइए। कहाँ जाएंगे आप यार? अदलिया को खुद अपना गिरबान देखना चाहिए। और जज कहते हैं आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी, जुनैरा आप गालिबन कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं ये समझती हूँ अगर इस मुल्क को हम सब ने किसी अच्छी जगह पर लेकर जाना है और इसको अच्छी शक्ल में बरकरार रखना है, जो कि फ़िलहाल कोई इतनी अच्छी शक्ल नहीं है, तो हमें माजी से निकलना पड़ेगा, माजी से सीख के आगे बढ़ना चाहिए, माजी में फंस के नहीं रह जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप क्यों सिलेक्टिव जस्टिस चाहते हैं? आप कुछ अरसा चलने दें, जिस तरह हम डेमोक्रेसी को, लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी को चलने दे रहे हैं, इस तरह बाकी भी जैसे डिसीजंस आते हैं आप क्यों नहीं उसे एक्सेप्ट कर सकते? हाँ, अगर आपको कहीं बहुत प्रॉब्लम है, आप समझते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादती हो गई है, ये भुट्टो की फांसी तक मामला चला गया, जाके उसका हिस्सा बन जाएं। आप जाएं, आप भी एक एप्लीकेशन दें कि मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, जज साहब आप बहुत गलत कर रहे हैं, तो जाके या तो प्रैक्टिकल स्टेप्स लें, खाली बैठ के शोर मचाना और इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन के लोगों को भी लगे कि पता नहीं क्या होगी, इससे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ केओस बढ़ेगा। तो सिस्टम को आगे ले जाने के लिए उसका हिस्सा बने, जैसे भी आप समझते हैं आप बन सकते हैं, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा।
ठीक, बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात पे पॉइंट में इजाफा करूंगा। नाइंसाफी को चलने दें, नाइंसाफी को बढ़ने दें, बर्दाश्त करें, इसी में फला है। नहीं, सीखना चाहिए हमें, इसी में फला है, हमें सीखना चाहिए, इसी में फला है, हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। हमें काम को चलने दें, नाइंसाफी को चलने दें, जुडिशियल मुझे एनबीसी का कमेंट ऐड करने दीजिए। जी एनबीसी। शाइस्ता, मैं ही कह रहा हूँ कि सुनैना ने भुट्टो की फांसी पर मेरे ख्याल को तंज किया है, कुछ किया है, उसका फैसला करना चाहिए हमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। सदारती काउंसिल का सदारती रेफरेंस मौजूद है, उसका फैसला क्यों नहीं कर रहे? मत करें, उसका फैसला करें आप पहले, तो कि फांसी का फैसला करें, सदारती रेफरेंस मौजूद है। ठीक है नाज़रीन, मैं ऐड करना चाहता हूँ जी। देखें, जब नवाज शरीफ का मुकदमा पनामा में चलाया गया तो हमें बताया गया कि वजीर आजम से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वजीर आजम का एहतसाब होगा, उसके बाद सबका होगा। आज उनको सजा हुए 4 साल हो गए हैं। पनामा के बाकी कैरेक्टर्स के लिए क्या जीआईटी बनी है, क्या सजा हुई है? पॉइंट आ गया, मुझे छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जानिब चलते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान में एक बार फिर मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मुकाबला सदारती निज़ाम हुकूमत की बहस उरूज पर है। कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मुल्की मसाइल का हल नहीं है, बल्कि एक ऐसे सदारती निज़ाम हुकूमत में है जहाँ सदर बराह रास्त मुंतखब हो और मेंबरान हुकूमत को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में ना हो। ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शक है कि सदारती निज़ाम से मुतालिक इस मुनज़्ज़म मुहिम के पीछे हुकूमत है जो मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती है, जबकि हुकूमत वज़रा इसकी तरदीद कर चुके हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का ख्वाहिशमंद आखिर कौन है? जुनैरा, क्या कहेंगी, सदारती निज़ाम का मुतालबा कौन क्यों करता है? I think I take it as an academic debate. हमारे सामने दोनों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो हम करंटली फॉलो कर रहे हैं और यूएस का डेमोक्रेसी मॉडल जो प्रेसिडेंशियल है, और दोनों में हम देख रहे हैं डिलीवरी कितनी है। और मैं किसी जगह पर एज अ गेस्ट स्पीकर गई हुई थी और यही बातें डिस्कस हो रही थी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि डेमोक्रेसी के जैसे मर्जी मॉडलों कॉन्सेप्ट सेंट्रल ये है कि लोगों की विल होनी चाहिए, लोगों को डिलीवर होना चाहिए और लोगों की सर्विस डिलीवरी उनके डोर स्टेप पे होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है, आयरनी ये है कि पाकिस्तान में हर तरह की डिबेट कॉन्स्पिरेसी थेरी बन जाती है। ये फ़लाँ चाहता है और ये असल में फ़लाँ की ख्वाहिश है, ये इसको सूट करता है, ये उसको सूट करता है, जिसमें हकीकत भी होती है। ग्रुप्स हैं यहाँ पे जिनको कई चीज़ें सूट करती हैं, वो उसे खूब प्रोपोगेट करते हैं और फेक न्यूज़ का दौर है इस वक्त। कोई रेगुलेशन पाकिस्तान में है नहीं कि चेक कर सकें कि किसी ने कोई बात कही है तो उससे पूछें तो सही कि आपकी मतलब कौन सी अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ से ये खबरें आ रही हैं, आपको सोर्स ना बताएं, बट देयर हैज़ टू बी अ रेगुलेशन ऑन दैट। क्योंकि हो ये रहा है कि अल्टरनेट मीडिया जो कि न्यू मीडिया है, उस पे बैठ के जो लोग बातें कर रहे हैं वो सिर्फ मोनेटाइजेशन को इन्हांस करने के लिए कर रहे हैं, और उसमें इतनी गलत बातें हो रही हैं जिन पे कई दफ़ा हंसी आती है। मुझे तो गुस्सा भी नहीं आता, अब तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि उन्होंने रोज़ कुछ बोलना होता है, उन्होंने रोज़ एक काम पूरा करना होता है। जिस तरह 3 वक्त का खाना है, वो एक वीडियो भी उन्होंने लाजमी करनी होती है। दूसरा ये कि पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, डिबेट होनी चाहिए। अगर मईशत पे बात हो सकती है और चीज़ों पे बात हो सकती है, ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत किया जा सकता है कि टोपी पहन के स्कूल में आएँ या स्कार्फ लेके स्कूल में आएँ, तो इस पे डिबेट क्यों नहीं हो सकती? वट एवर वर्क्स फॉर द कंट्री, जिस पे भी कंसेंसस डेवलप होता है वो हेल्दी है और उसके ऊपर ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। किसी चीज़ पे भी मैं नहीं समझती कि आप कदगन लगा सकते हैं कि डिबेट ही ना हो। ठीक, एनबीसी, फ़र्ज़ करें अगर निज़ाम बदल भी जाता है तो लोग तो वही हैं, तो क्या कारकर्दगी बदल जाएगी? देखिए, आप जिस निज़ाम की बात कर रही हैं उसका हमने बहुत बड़ा तजुर्बा किया है। 10-10, 11-11 साल सदारती निज़ाम रहा है हमारे यहाँ और अनचैलेंज रहा है। ये नहीं कि उस पर इंतखाबात हो रहे हों कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, आप मुझे अगर इस्लामी निज़ाम चाहते हैं
तो आप हाँ पे टिक करें। अगर आप हाँ पे टिक करेंगे तो मैं ताउम्र प्रेसिडेंट रहूँगा। ये भी वो है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मुशर्रफ साहब भी आए हैं, हमारे यहाँ अयूब खान साहब भी आए हैं, कुछ दिनों के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी आए हैं, याह्या खान साहब भी आए हमारे यहाँ, मशहूर मारूफ किरदार हमारी तारीख़ का। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी भी रही है। हमारे यहाँ जुनूजो साहब भी रहे हैं, हमारे यहाँ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन भी रहे हैं, हमारे यहाँ सोहरावर्दी जैसा आदमी, ताकतवर आदमी रहा जिसको पता नहीं किस तरह मर गया वो, भुट्टो साहब रहे, फांसी पर चढ़ गए, फांसी को चूम लिया। उसके बाद नवाज शरीफ, सब आते रहे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों निज़ामों का गलत इस्तेमाल हुआ। अच्छा, दोनों निज़ामों को हमने गलत समझा। अगर आप सदारती, मुझे कोई मसला नहीं सदारती निज़ाम से, अगर सदारती निज़ाम अमरीकी हो, अगर अमरीकी सदारती निज़ाम आप पाकिस्तान में मिनो अन नाफिज कर दें, जो आप नहीं कर सकते, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर आप वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी को रिजल्ट ओरिएंटेड बना दें, पार्लियामेंट को चलने दें, पार्लियामेंट की कमेटियों को चलने दें और आवाम को उसके बेनिफिट मिले। आप मुझे बता रहे हैं कि 5.7 आपका ग्रोथ रेट है, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहाँ है? वो बताए ना पार्लियामेंट में खड़े होकर आप। पार्लियामेंट में बताते नहीं, पार्लियामेंट में जो आप बिल पेश करते हैं वो बताते नहीं, बिल कौन सा है मंजूर करवा लेते हैं। तो ये वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी नहीं है, ये मिनिस्टर डेमोक्रेसी, बल्कि मिस्टर डेमोक्रेसी है ये। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल हमारे यहाँ मस्क हो चुकी हैं, मस्कुदा शक्ल में। तीसरा बीच में से एक मजलिस शूरा आ गई थी, अमीरुल मोमिनीन साहब बनना चाह रहे थे, वो भी नाकाम हो गया हमारे मामला। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है इसको चलने दें, सिस्टम को जब तक चलता है जिसको चलने दें, वरना अगर चाहे तो तब्दील कर लें, मुझे इतराज़ नहीं है। लेकिन फिर अमरीकी निज़ाम लेकर आइएगा जहाँ प्रेसिडेंट को कोर्ट कह सकती है कि तुमने नसीम सिद्दीकी का एक्रेडिशन कार्ड कैसे कैंसिल किया। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि एनबीसी कह रहे हैं कि जो निज़ाम चल रहा है उसे चलने दें, पार्लियामानी निज़ाम की कौन सी ऐसी खामियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है जिससे ये निज़ाम मज़ीद बेहतर हो सकता है? शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक हमारा सिलेक्शन ऑफ आर लेजिस्लेटर्स का सिस्टम नहीं चेंज होगा, इस पार्लियामेंट निज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या मैं या जुनेरा या एनबीसी या मुजम्मल साहब इसमें हम पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं? नॉट एट ऑल, 0/0। दिस इज़ द फॉल्ट इन दिस सिस्टम, और जिसकी वजह से ये सारे पिटफॉल्स, ये सारी खराबियाँ हैं कि जो सबसे बड़ा अमीर है, जो सबसे बड़ा करप्ट है, जिसके पास बदमाशी है, जो वोट डरा धमका के वोट ले लेता है, वो आपके एमएनए। आई एम नॉट काउंटिंग एवरीवन, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बट आई वुड से 70% ये लोग हैं। और उनका सिर्फ वहाँ पर आके 10 करोड़ रुपया लगा के फिर उसके बाद 25 करोड़ कमाना, ये उनका आइडिया होता है। क्यों इस वक्त बलदाती निज़ाम में प्रॉब्लम नहीं कोई भी पार्टी चाहती, यही वजह। पैसा नहीं है वहाँ पर, पैसा एमएनए एमपी के पास नहीं का, वो सिर्फ कानून साजी करेंगे, जो एक एक्चुअल लेजिस्लेटर्स का काम है। सदारती निज़ाम में ये फ़ायदा होता है। देखें, एक तो याद रखें, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। एज ए सिटीजन पाकिस्तान मेरा ये हक भी है, मेरी जिम्मेदारी भी, जो मैं फील करता हूँ मैं बात करूँ। इसमें मुझे किसी की तरफ से ना कोई इंडिकेशन है, ना ये मुझे, मेरे हिसाब से कहीं ऐसी बात चल भी नहीं रही है। बात ये सदारती निज़ाम में आपने मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स चुनने हैं 22 करोड़ आवाम से। यू आर नॉट ब्लैकमेल्ड फ्रॉम एमएनए एमपीएस। वहाँ पर जो बेस्ट टेक्नोक्रेट्स होंगे, जो बेस्ट डिलीवर कर सकेंगे, आप उनको लेकर आएँ। यहाँ तो आपको प्रॉब्लम ये है कि आपने एमपीएस से लगाने हैं मिनिस्टर, कुछ आप एडवाइज़र रख सकते हैं, बाकी इन्हीं को लगाएं। वो फिर आपकी ब्लैकमेलिंग भी आ जाते हैं। कभी कहता है जी हमें, कोई पार्टी कहती है जी आज हम निकल रहे हैं, अभी हमारी 2 मिनिस्ट्री और दे दें। सो इसको देखना है। हाँ, सिस्टम को ठीक करें, चलाएं। सदारती निज़ाम भी बुरा नहीं है। मैं तो ऑनेस्टली एज ए पर्सन आई फील कि कोई हरज नहीं है कि इसको भी एक दफ़ा ट्राई करें, लेकिन आवाम की राय से। आवाम सिलेक्ट करें, आवाम का हक है। वो अगर सिलेक्ट करते हैं पार्लियामानी सिस्टम या सदारती सिस्टम, तो वो लेकर आएँ। लेकिन इसमें ये बेनिफिट्स हैं और उसमें ये नुकसान है। अगर उसको आप ठीक करते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया रख दें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एमएनए एमपी के लिए ये किरदार होगा, ये सिस्टम होगा, ये क्वालिफिकेशन होगी, ऐसे लोग आएंगे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये आई थिंक ये दोनों के अपने अपने मेरिट डीमेरिट्स हैं, तो ये आवाम को फैसला करना चाहिए इस पर। ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में क्यों ये बहस छिड़ गई है? इसके पीछे मुहर्रकात क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी की जाती है इस किस्म की बातें, क्योंकि जब मसले दूसरे चल रहे हो तो कोई ऐसा शोशा छोड़ दिया जाता है जिसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाए और लोग असल मुद्दे की तरफ से हट जाएं।
NBC ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर आपने डेमोक्रेसी लानी है, डेमोक्रेसी है उस मुल्क में, तो वेस्टमिनिस्टर वाली होनी चाहिए। हमने वहाँ देखी है, मैंने पार्लियामेंट कवर किया वहाँ पे, लेकिन वो आज की डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत पाकिस्तान में, वो नौखेज़ है अभी, उसको टाइम मिलना चाहिए पनपने के लिए, क्योंकि हम एग्जैक्टली वो चीज़ ला के लागू नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ जो है ये तब्दीलियाँ आती हैं और इनको इख्तियारात देने चाहिए। कल भी एक मैं प्रोग्राम में बैठा था और बहुत सीनियर वहाँ पे MN थे, वो कह रहे हैं हमारे पास कोई इख्तियार ही नहीं होता, तो अगर उनको इख्तियार नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो ब्लैकमेल करेंगे। फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि आप छोड़ दें डेमोक्रेटिक निज़ाम को या सदारती निज़ाम को, आप अपना अदालती निज़ाम ठीक कर लें। जिस मुल्क में अगर सही फैसले होने शुरू हो जाएँ, सज़ा और जज़ा होनी शुरू हो जाए, तो फिर सारे निज़ाम खुद ब खुद चलने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो लंदन की सड़कों पे निकला तो उसने देखा कि लोग डबल रोटी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो उसने पूछा कि ये क्या हो रहा था। उन्होंने कहा सर बड़ी मतलब तबाही मच गई है और लोग सड़कों पे निकल आए हैं, डबल रोटी लाइन में लग के ले रहे हैं। उसने कहा हमारी अदलिया कैसा काम कर रही है। उसने कहा कि अदलिया हमारी बेहतरीन काम कर रही है। उसने कहा भाई डो वरीज, फिर सब मामले ठीक हो जाएंगे। तो बात यह कि आप बल्दियाती जो है अपना सिस्टम की तरफ आए। अगर आप बल्दियात को जो है वो इख्तियारात देंगे, निचली सतह पे लोगों के काम होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको ऊपर जमहूरियत में बैठ के आपको सिर्फ लॉ मेकिंग करनी है, जो कि दोनों सीनियर हाउसेज जो है कौमी असेंबली और सेनेट जो उनका काम है, उनसे आप ये जो सड़कें बनाना, नालियाँ बनानी, इस तरह के कामों को ले लें और ये बल्दियात को दे दें। तो अगर आप इस निज़ाम को, जो एक निज़ाम चल रहा है और एक अपने पाँव पे खड़ा भी होता जा रहा है, अगर उसी को दुरुस्त कर लें तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ जिस तरह जुनैरा ने कहा था कि डिबेट करने में कोई हर्ज नहीं है, हमारे हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए, उसमें किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए, कोई साजिश का आंसर नहीं निकालना चाहिए। आप डिबेट करें कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है, या पार्लिमानी निज़ाम बेहतर है, डिबेट करें, कोई हर्ज नहीं। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, निज़ाम कोई भी हो, लीडर अगर वही होंगे, इदारे अगर वही होंगे, तो मिसाली कारकर्दगी कैसे मुमकिन हो पाएगी? मैं आपको बताऊं, मिसाली कारकर्दगी की राह में रुकावटें क्या हैं। मिसाली कारकर्दगी की राह में रुकावटें हैं कि हमारे जमहूरी निज़ाम को, हमारी पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और उसको चलने नहीं दिया जाता है। और उसको कौन कंट्रोल करता है और कौन चलने नहीं देता है, ये बात कोई बताने की जरूरत तो नहीं है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। दूसरी बात, ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू में बार बार लफ्ज सिलेक्शन आ रहा था, बार बार लफ्ज सिलेक्शन आ रहा था। लेकिन जब तक आप सिलेक्शन मोड से नहीं निकलेंगे और इलेक्शन मोड में नहीं, इलेक्टिव मोड में नहीं आएंगे, सिलेक्टिव मोड से, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। हमने इस मुल्क में ग्रेजुएट असेंबली भी देख ली है। एक आमर आए थे परवेज मुशर्रफ साहब, उनको आइन में तरमीम करने का अख्तियार था। उन्होंने कहा ग्रेजुएट आएंगे सारे अरकान असेंबली। ग्रेजुएट असेंबली की कारकर्दगी भी हमारे सामने है। आपने कहा टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए 22 करोड़ अवाम में से। शौकत अजीज से बड़ा टेक्नोक्रेट ले आएंगे, शौकत तरीन और रफीक शेख से बड़े टेक्नोक्रेट ले आएंगे इस मुल्क को चलाने के लिए। नदीम बाबर से बड़ा टेक्नोक्रेट ले आएंगे, किस किस का नाम लूं, डॉक्टर फैसल से बड़ा टेक्नोक्रेट ले आएंगे। ये मुल्क टेक्नोक्रेट्स नहीं तो 70 साल में तबाह किया है। जमहूरियत को और आम आदमी के को ना इलेक्टिव मोड में आने दिया गया है। 70 साल से आप सिलेक्टिव मोड पे चला रहे हैं और सिलेक्टिव मोड नहीं, ये आपकी सिलेक्शन इतनी पुअर है आज भी और माजी में भी कि उसने पाकिस्तान को इस दोराहे पर पहुंचा दिया है। आप पाकिस्तान की आवाम को अपना खुद लोगों को मुंतखब करने दें, वो बेहतरीन इंतखाब करेंगे। और जहां तक सदारती इंतखाब की बात है, निज़ाम की बात है, इसकी पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। और आइन से मारवा इकदामात की जो लोग बात करते हैं वो जमहूरियत की बिसात लपेटने की बात करते हैं। आइन से मारवा इकदामात की जो बात करते हैं वो आइन को रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या चीज है, मैंने फाड़ के फेंक दिया है, या वो कहते हैं मेरे पास आइन, मैं आइन हूँ। तो इस तरह की गुफ्तगू माजी में भी हमने सुनी है। आज भी वही कुव्वतें जिनको ये नजर आ रही है कि उनकी सिलेक्शन नाकाम हो गई है, वो अब नए मॉडल की तरफ जाना चाह रहे हैं ताकि अपना असर और रसूख कायम रख सके। ठीक है, आपका पॉइंट आगे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में सदारत निज़ाम का ख्वाहिशमंद कौन है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, बात में फौरन बात शुरू कर दी जाती है कि जी आइन से मावरा, आइन के अंदर भी तो ये चीज़ें लाई जा सकती हैं। आइन में 21 तरमीम हो चुकी हैं, तो 22वीं तरमीम नहीं हो सकती। तो बात वही है कि इंटेलेक्चुअल डिबेट होनी चाहिए। ये नहीं हो कि लट लेके एक चीज़ के पीछे पड़ जाए, फिर तब्दीली की बात करते हैं कि जी वो सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड है। जो कि हुकूमत ख़त्म की थी तो किसको सिलेक्ट करके इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया था जो आज तक मुसल्लत है। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जुनैरा,
जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आइन का मकसद क्या होता है। आइन का मकसद होता है एक सिस्टम बनाना जो कि लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो। जब कभी भी जहाँ भी उसमें तरमीम की ज़रूरत पेश आती है पॉलिटिशियंस करते हैं तो उसको सहीफ़ा नहीं समझ लेना चाहिए। इट इज़ मेंट टू सर्व द पीपल और जितनी दफ़ा ज़रूरत पड़े उसमें चेंज हो सकता है कंसेंसस के साथ। तरीके पे तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे कि किस तरीके से सदारती निज़ाम आएगा और आइन में तब्दीली होगी। बात सिर्फ ये हो रही है कि ये जो हर बात पे ये कह दिया जाता है ना कि आइन की धज्जियाँ उड़ गई, मैं तो सिर्फ उस बात को क्लैरिफाई कर रही थी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। माजी में धज्जियाँ, मतलब ये गलत बात है कि धज्जियाँ उड़ी हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।